हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है तुलसी। तो गाइस, करंटली मैं अभी सीटेट का पढ़ रही हूँ। सीटेट का एग्ज़ाम है मेरा, लिटरली 8 फरवरी। डेट बहुत पास है, आने वाला है एग्ज़ाम। लगभग लगभग भी नहीं, मतलब 1 महीने से ही कम टाइम बचा है। तो अब क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। डिस्कस करते हैं अपन कि कैसे क्या करना चाहिए। तो मेरा तो लगभग 50 से 60% मैं बोल सकती हूँ मेरा कंप्लीट है। तो आप कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा कौन कौन अभी करंटली सीटेट की तैयारी कर रहा है, जिससे मुझे भी आइडिया लगे कि लोगों का कितना क्या तैयार हो चुका है और कितनी मैं रेडी हूँ। और हम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे की गाइडेंस की हेल्प से। अगर मेरे में कोई ऐसी कमी होगी जो मैं आपसे सीख सकती हूँ, आपसे गाइडेंस ले सकती हूँ, और जो मुझसे अगर आपको कोई गाइडेंस या कोई मोटिवेशन मिलता है तो वो और भी अच्छा है। तो सिलेबस लगभग सभी ने देखा होगा, इसमें मैं पेपर 1 का पढ़ रही हूँ। मेरा सीटेट का पेपर है पेपर 1, जिसमें मेरी लैंग्वेज 1 है हिंदी और लैंग्वेज 2 है इंग्लिश। तो मेरा इंग्लिश, मतलब कुछ लोगों का इंग्लिश होता है ना कि वो कभी इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं रहे, मतलब उनका मीडियम ही हिंदी रहा है स्टार्टिंग से, और उनको इंग्लिश एक बहुत टारगेट चीज़ लगती है, बहुत मतलब एक बड़ा पॉइंट लगता है। तो जिन लोगों ने इंग्लिश पहली बार पढ़ी है वो लोग थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत होता है उनको। तो उसके बारे में कुछ हम बात करेंगे कि इंग्लिश को कैसे मैनेज किया जाए। और बाल विकास और पेडागोजी, ये एक प्लस पॉइंट है आपके एग्जाम को लेकर। अगर आप पूरी तरह कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि स्कोर कैसे बढ़ाएं, अपना स्कोर को कैसे मेंटेन करें, मतलब 100 के प्लस तो एटलीस्ट जाना ही चाहिए स्कोर। मैंने टेस्ट लगाए थे, मेरे लगभग 106 104 ऐसे नंबर आ रहे हैं। अब मुझे बढ़ाना तो पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जाकर ये सब अलग हो जाता है। यहाँ पर हमको ईजी लगता है, पर वहाँ पर तो सभी समझ सकते हैं क्या होता है। वैसे फॉर्म तो सभी ने भर दिए हैं, जिनको पेपर देने का फॉर्म सबका फिल है ही। पर जो फॉर्म के जस्ट बाद से स्टार्ट कर दिए थे पढ़ना, और अभी भी पढ़ रहे हैं या कंटिन्यूटी उनमें है, बिल्कुल पढ़ रहे हैं सीरियस होकर, उनको क्या करना चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी और अपने इम्प्रूवमेंट कैसे करना है अपनी पढ़ाई में। और जो लोग अभी ब्रेक हो गया था इनका बीच में किसी की रीज़न, मतलब कंटिन्यू हर कोई नहीं कर सकता है, और जिनका किसी किसी वजह से अभी तक उनका बीच में गैप आ गया था, और अब जो स्टार्ट करना है, मतलब 1 महीने के अंदर कैसे क्या करना है, इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और उनको और अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई को कैसे और मजबूत और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो पहली एडवाइस, तो मैं कोई इतनी बड़ी प्रोफेशनल भी नहीं हूँ कि आपको एडवाइस दे सकूँ, पर मेरा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं, आपने सिलेबस कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको जो पिछला आपने पढ़ा है उसको रिवाइज, प्लीज़ रिवाइज करना ना भूलें, कि रिवीजन के बिना जितना आपने पढ़ा या फिर ना पढ़ा वो बराबर हो जाता है। मैंने देखा है, मैंने रिवीजन करने के बाद जो जितने भी टेस्ट लगाए हैं उनमें मेरे इंप्रूव होते हैं नंबर। और मैं रैंडमली, कि मुझे देखना है कि मेरे नंबर का क्या हो रहा है, मेरी स्टडी पढ़ाई मतलब मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, मैं रैंडमली टेस्ट दे देती हूँ, तो मेरे नंबर अपने आप कम होते हैं। तो आप समझ सकते हैं रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। तो रिवीजन ज़रूर करें, जितना आपने पढ़ा उसका रिवाइज करें। और अब जो टॉपिक रह रहा है उनको रहने दो। अब नहीं करना है कि आपको डीप में एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, जैसे आप क्लास ले रहे थे वैसे ले रहे हो, नहीं। आपको अब बस टेस्ट लगाना है, आपका प्रैक्टिस का टाइम है, टेस्ट प्रैक्टिस। और इसके बाद आपको जो दिक्कत दे रहा है, जिसमें नंबर नहीं कर पा रहे, उसको नहीं कर पा रहे, उसको पढ़ना है। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग अभी 1 महीने पहले जागे हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि वो जानबूझकर नहीं पढ़ रहे थे, या फिर कोई रीज़न हो जाता है, या किसी भी मतलब कोई भी टॉपिक, कोई भी बात हो सकती है जिस वजह से आप नहीं पढ़ पाए, और अब आपको चाहिए कि मुझे स्कोर करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सीटेट क्लियर करना है। तो आपको 1 महीने के अंदर कैसे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं सिलेबस की। अब सिलेबस को कैसे करना है, सिलेबस में क्या है। और सिलेबस ऐसा नहीं कि हमको पूरा ही करना है, बिना पूरा किए भी हम स्मार्ट स्टडी करके अपना सिलेबस ऐसे कर सकते हैं जिससे अपना स्कोर तो एटलीस्ट आ ही जाए 120 130, इतना नहीं पर 100 के ऊपर तो जा ही सकते हैं। इतना ऐसा कुछ नहीं कि ला नहीं सकते, लाने में कुछ नहीं, पर अब स्ट्रेटजी स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की पहले हम बात करते हैं आप पेपर कौन सा दे रहे हैं, पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं। पेपर 2 दे रहे हैं तो आपका एक सब्जेक्ट आएगा जो कि साइंस, मैथ या सोशल साइंस, जिसमें से 3 में से कोई एक होगा जो 60 नंबर का आएगा। बाकी सब्जेक्ट भी डिवाइडेड रहेंगे। और पेपर 1 में सभी सब्जेक्ट 30-30 नंबर के आने हैं। जैसे कि बाल विकास 30 नंबर का आएगा, मैथ 30 नंबर का आएगा, और उसके बाद ईवीएस और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो मेरा लिटरली लैंग्वेज 1 में है हिंदी और लैंग्वेज 2 में है इंग्लिश। तो आपका क्या है ये ज़रूर बताइए कमेंट में, आपकी लैंग्वेज में कौन सा सब्जेक्ट है, तो मुझे पता चलेगा। और आपसे गाइडेंस लेते लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी बिगिनर ही हूँ। एक एस्पिरेंट से एक टीचर तक का सफ़र आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो एस्पिरेंट ही हूँ अभी फ़िलहाल, तो टीचर बन जाएंगे जब, उसका बात का देखते हैं। फ़िलहाल बाल विकास एक बहुत ही, मतलब बताऊँ, पूरा सिलेबस आपको अगर समझना है तो उसके पहले आपको बाल विकास पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाल विकास के बिना आप स्कोर ही नहीं कर सकते। बाल विकास रहेगा 30 नंबर का, जिसमें से 15 नंबर की पेडागोजी, और 15 नंबर की पेडागोजी हर सब्जेक्ट में रहनी है, चाहे वो लैंग्वेज 1 हो लैंग्वेज 2 हो। 15 नंबर की पेडागोजी। पेडागोजी आप खुद सोच के देखिए, 60 नंबर तक आपको आराम से दिला देगा। अगर आप पेडागोजी कर लेते हैं ना, तो लिटरली मानिए आपके यूं ही आधा सिलेबस हो जाएगा, अगर आप में पेडागोजी की समझ आ गई है, पेडागोजी आप कर लेते हैं।
और उसके अलावा बाल विकास में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आपका सिलेबस हो सकता है 1 महीने में आप जल्दी कवर कर पाओगे इसको लेकर। और उसके बाद सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज 1 को टारगेट करिए। मेरा मतलब लैंग्वेज 1 से नहीं है, जैसे हिंदी से है, क्योंकि आप सबकी लैंग्वेज 1 ही होती है ज़्यादातर। और अगर आप एक लैंग्वेज की पेडागोजी पढ़ते हैं, एक लैंग्वेज को पढ़ते हैं, तो आपकी अगली लैंग्वेज ऑटोमेटिक इम्प्रूव होगी। जैसे कि मेरी लैंग्वेज 1 हिंदी है, तो मैंने पूरा पहले हिंदी का पेडागोजी पढ़ा और फिर कनेक्ट करके उसको इंग्लिश का पढ़ा। इंग्लिश मेरा लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है, तो मैंने थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश में पेडागोजी में कोई चेंज नहीं है लैंग्वेज की में। बस हिंदी की पेडागोजी हिंदी में है और इंग्लिश की पेडागोजी वही है, बस वो इंग्लिश में है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप 2 लैंग्वेज की पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो आपको पहले हिंदी का पढ़ना चाहिए। जिससे हिंदी का पढ़ोगे तो वो ट्रांसलेट ही करना है बस। मेरी मानिए, आप बाल विकास पढ़िए, बाल विकास पढ़िए और पेडागोजी पढ़िए, और उसके बाद मैथ नहीं छोड़ना है। मेरा स्कोर जितना गिर रहा है ना, वो मैथ से गिर रहा है और ईवीएस से गिर रहा है, क्योंकि मैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर की ईवीएस आएगी, जिसका सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। तो उसको अगर मैं कर रही हूँ ना, तो अब करूँगी। अभी तक मैंने जितने भी पढ़ा है ना, पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, बाल विकास, इस पे फोकस करा था। अब मैं इन पे कर रही हूँ। सिलेबस की बात हो गई, कैसे पढ़ना है ये बात हो गई। अब बात करते हैं कहाँ से और कैसे कितना पढ़ना है, इसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। मैं बता दूँ तो मैं पढ़ रही हूँ सचिन अकेडमी से। आपने नहीं सुना हो तो आप सर्च करना यूट्यूब पर, आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ये मुझे भी नहीं आइडिया था कि टीचर कैसा पढ़ाएंगे, कहाँ से कितना पढ़ाएंगे। मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुम सीटेट का पढ़ रही हो तो इनसे पढ़ो, ये अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने यूट्यूब पर कुछ क्लासेस देखी उनकी, उसके बाद मैंने थोड़ा और पढ़ा यूट्यूब से, ताकि पता तो चले वो पढ़ा कैसा रहे। 5 दिसंबर को कोर्स लिया था, 5 दिसंबर 2025 को, और आज कितनी तारीख है, आज 15 जनवरी हो चुकी है। तो अब मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि उनका सिलेबस तो लगभग होने वाला है। तो मैं पढ़ रही हूँ अभी सचिन सर से। अगर आप चाहते कि अब हम, आपको पहले नहीं पता, मानो सर सचिन सर का आपको पहले नहीं पता, तो अब हम क्या करें? हमें कोर्स लेना चाहिए, या हमको यूट्यूब से पढ़ना चाहिए, या फिर कैसे कहाँ से पढ़ना चाहिए, जिनको अभी तक अच्छा सोर्स नहीं मिला था। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप सचिन सर के यूट्यूब चैनल पर जाइए, और उनकी अभी रोज़ एक टॉपिक वाइज मैराथन आ रही है। मतलब वो एक मैराथन या एक वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही खत्म कर रहा है। जैसे पूरे मनोवैज्ञानिकों ने पढ़ा दिए, पूरे रिटर्न वर्क, जैसे एनसीएफ 2005 है, 2020 है, सब कुछ उन्होंने पढ़ा दिया है। मतलब वो डेली अब पढ़ा रहे हैं, तो आप यूट्यूब से भी कवर कर पाएंगे। और अगर आप कोर्स लेते हैं तो ये अभी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कोर्स लेते हैं तो आप नहीं कर पाओगे। लिटरली कोर्स मैं स्टार्टिंग में ही ले लिया था, तभी भी मैं अभी तक कवर नहीं कर पा रही हूँ। तो कोर्स लेने से आप उल्टा डीमोटिवेट हो जाओगे कि मैं अब इसको कवर कैसे करूँ, पढ़ूँ कैसे, मैनेज कैसे करूँ। इसलिए आप फिलहाल यूट्यूब से कर सकते हैं। आप बाल विकास पढ़ें, उनसे बाल विकास पढ़ते पढ़ते तो पता ही नहीं चलता कब बाल विकास पढ़ लिए लिटरली। क्योंकि बाल विकास से मुझे नफरत हो गई थी, मुझे समझ नहीं आती किसका क्या कथन है, किसने क्या बोला है, किसका क्या है। अब मैंने उनसे पढ़ा है ना, यूं बाल विकास आ गई है यार, पता ही नहीं चला कब मैंने बाल विकास में, मेरा 28 स्कोर आ रहा है टेस्ट में। पहले मेरा 20 आया था पहले टेस्ट में, उसके बाद फिर मैंने और पढ़ा तो मेरा 25 आया, फिर 26 और फिर 28 तक मैं पहुंच चुकी हूँ। अब मैं टेस्ट का बता रही हूँ, एग्जाम का तो मैं भी नहीं कुछ कह सकती क्या हो। तो ये मैंने सिलेबस अपने हाथों से ही लिख लिया था, क्योंकि बोलते ना लिखने से याद अच्छा होता है, तो मैंने सिलेबस भी लिख लिया था। ये सिलेबस है, दिख रहा होगा आपको। तो ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, जितने मैंने करती जा रही हूँ उसको हाईलाइट करती जा रही हूँ। और नोट्स आप बनाए ना, तो हैंड रिटन नोट्स ही बनाए। कुछ लोग होते हैं ना पीडीएफ से पढ़ते हैं, पीडीएफ करते हैं। वो पीडीएफ से मैंने देखा है पढ़ के, पीडीएफ से मुझे तो जमा नहीं, मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। अब आप पढ़ते हो, आपका पढ़ने में मन लग पाता है तो अच्छी बात है, पर शॉर्ट नोट्स और हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे कि देखो मैंने बनाए हैं, ये बाल विकास सचिन सर के ही बनाए, जो कि कोर्स से हैं, हाथों से ही लिखे हैं मैंने, सिंपल। ये तो ऐसे सही रहेगा। ये तो मेरे डीप में है, क्योंकि मुझे डीप में सिलेबस चाहिए था, डीप में सब कुछ मुझे बेसिक से पढ़ना था, इसलिए मैंने सब बेसिक से कंप्लीट किया। मैंने बाल विकास मतलब हर सब्जेक्ट के बेसिक नोट्स सब डीप में ही बनाए हैं। अब जो रिवीजन होगा उसको मैं एक डायरी में, जैसे कि ये मेरी डायरी मैंने ढूंढ ली है, ये डायरी में शॉर्ट नोट्स लिखूंगी और उसको रिवाइज करने चलूँगी, साथ में लिखती चलूँगी। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रही है। अब आप बताइएगा आपका कैसा चल रहा है सब पढ़ाई में, और आपको क्या डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हो सका तो मैं ज़रूर आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। और ऑल द बेस्ट फॉर सीटेट एस्पिरेंट्स जिनका 8 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो कुछ लोग होते हैं ना कि एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं कि मुझे इतने बजे उठना, इतने बजे खाना, इतने बजे पढ़ना, इतने घंटे पढ़ना, इतने इस दिन टेस्ट देना है। ऐसे टाइम टेबल कभी किसी से फॉलो नहीं हुआ है। मैंने कई बार टाइम टेबल बना के देखे, लिटरली मुझसे अभी तक फॉलो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अपन जैसा सोचते हैं चाहते हैं वैसा ज़रूरी नहीं हमेशा हो। तो आप पूरे हफ्ते के टाइम टेबल से बढ़िया है एक दिन का टाइम टेबल अपना, टाइम वाइज नहीं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैनेज करें। जैसे कि आपने आज डिसाइड किया कि मुझे आज इसको कंप्लीट करना है, किसी भी कीमत पर कंप्लीट करना है, तो आप उसको आप अपने हिसाब से करिए पूरे दिन में कि आप कैसे कंप्लीट कर पा रहे हैं। और रात के सोने से पहले आपको जितना भी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज ज़रूर करना है।
इसके बाद आप अगले दिन का टारगेट करिए। टारगेट आपके रोज़ होने चाहिए पूरे, भले आप एक टारगेट छोटा-सा ही क्यों ना करो, तो टारगेट आपका रोज़ होना चाहिए। आप टाइम टेबल फ़ॉलो नहीं कर सकते, ये मैं पहले बता रही हूँ। और जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो कर पा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग नहीं कर पाते, इसलिए वो मोटिवेट होते हैं फिर कि हमारा टाइम टेबल फ़ॉलो नहीं हो रहा, हम कैसे क्या करेंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप अपना डेली टारगेट फ़ॉलो करें, ना कि टाइम टेबल। कि अब तक की मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने आपसे शेयर की, और आप भी मुझसे शेयर करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा गाइडेंस मिलेगा। तो आप अपना ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी लोग अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं।